ये दूसरी जिम्मेदारी। तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की, जो आपको इस दुनिया में लाए, जिनको आप भूल चुके हो। ज्यादातर लोग आज भी अपने माता पिता के साथ नहीं रहते, ज्यादातर लोग। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं एक बात, दुनिया में आखिरी वक्त तक मां के साथ जरूर रहना अगर मां इस दुनिया में है। ये अफसोस बात में होगा अभी नहीं। मैं कारण बताता हूं। गलती जिसने की, सजा किसको मिलनी चाहिए? जिसने की। याद करो जब आपने बिस्तर गीला किया था, गलती आपकी थी, सजा आपको मिलनी चाहिए थी, रात भर गीले में आपको सोना चाहिए था। लेकिन मां ने कहा नहीं बेटा, गलती तुमने जरूर की है, लेकिन तुम्हारी गलती की सजा मैं भुगतूंगी। वो देखना, आपको उठाती भी नहीं, बिस्तर नहीं बदलती ताकि आपकी आंख खुल जाएगी, वो केवल करवट बदलती है। गीले में खुद आ जाएगी और धीरे से सूखे में आपको सुला देगी। और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बहुत लंबे अरसे तक करती है उस काम को। पता है क्यों? इसी दिन के लिए जब मेरा बेटा 20-22 साल का होगा, जितने कष्ट मैंने इसके लिए सहन किए हैं, ये उससे ज्यादा खुशी मेरे को देने वाला है। और आपने सुना है, कहा जाता है मां का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मैं कहता हूं आरसी उतार सकता है। एक मां ये नहीं चाहती कि आपका 1 लाख रुपए महीना उसको चाहिए, वो ये चाहती है आप 10 लाख कमाने वाले बनो, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, मैं तुम्हें खुशहाल देखना चाहती हूं। तुम अपने 2 बच्चों को ना पालो, तुम्हारी वजह से भारत के 1000 बच्चे पले, मैं वो देखना चाहती हूं। तुम्हारे अंदर संस्कार आए, तुम लोगों को संस्कार दो, मैं वो देखना चाहती हूँ। एक मां को आपकी खुशी में खुशी दिखती है, और ये काम सिर्फ आप सीएम कर सकता है। ये काम सिर्फ 4 का बच्चा गुजरात में काम करता है। मैं जाता हूँ गुजरात, मेरे को बहुत दुख होता है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको अभी ताजा, बिहार का। अकेला लड़का था मेरा पिता का। मां ने लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके उसको पढ़ाया, अच्छे जॉब पे चला गया वो अहमदाबाद, अच्छे पोस्ट पे इंजीनियर बन गया। उसके 3 बच्चे थे, पत्नी है, साथ में रह रहे, मां गांव में रह रही, मां बीमार हो गई। मां ने अपने पति से कहा बबुआ को बुलाओ, मैं भेजूं। पति को लगा उसका काम डिस्टर्ब होगा, पति ने कुछ दिन उसको नहीं कहा, किसको? बेटे को। अब ये बार बार कहती, एक दिन ये कहती कहती रो पड़ी। बोले बबुआ क्या बोलता है, आता नहीं? उसको कहो मैं आखिरी टाइम जी रही हूं, अगर मिलना चाहता है तो आखिरी बार मिल ले मेरे से। पिता को जब थोड़ा सा सीरियसनेस लगा तो पिता ने फोन किया उस बेटे को अहमदाबाद, बेटा 6 महीने से याद करती है तेरी मां, लेकिन मैंने अभी तक तेरे को बताया नहीं, लेकिन कल वो बहुत रोई और उसको आखिरी सब पता, अगर आखिरी बार मिलना चाहता है तो मिल ले। 1 साल हो गया वो आया नहीं। क्या हमने इसीलिए पढ़ाया उसको? क्या हमें छोड़ के वो गुजरात चला जाएगा? मैंने इसीलिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछे खिलाया, मैंने 2 टाइम खाना नहीं खाया उसको खिलाने के चक्कर में, इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। और वो आज मेरे से मिलना नहीं होना चाहता। बेटे ने कहा नहीं पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अभी टिकट कराऊंगा। उसने टिकट कराई ट्रेन की और जाके अपने बॉस को बोलता है, जिस फैक्ट्री का मैं मैनेजर था इंजीनियरिंग, सर मैं घर जा रहा हूं। क्यों? मां बीमार। तो तुम्हारे बाबूजी है ना? बोले सर आप समझो मैं अकेला बेटा हूं, नहीं पाता। बाबूजी तो 6 महीने से कह रहे, वो याद करती है, मेरे बाबूजी ने मेरे काम की वजह से डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन कल मेरी मां बहुत रोई है तेरे को याद कर, शायद वो दोबारा मेरे को ना मिल पाए, ऐसा उसका कहना। मैं नहीं जानता, अरबों रुपए का मेरे फैक्ट्री, मैं नहीं रहूंगा उस फैक्ट्री में, कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम्हें अच्छा पैकेज देता हूं। उसने कहा सर मैंने टिकट कर कैंसिल कराओ। बोले सर मैं जाऊंगा, वापस मत आना, अपना जॉब कहीं और ढूंढ लेना। उसने जाके पत्नी से बात की, बाबूजी का फोन आया, मां बहुत रो रही है, बचने की उम्मीद कम है, जाना चाहिए आपको, मैं भी चलती हूँ, लेकिन बॉस ने मना कर दिया। मैं करती हूँ। उसने बॉस को फोन किया, सर ये अकेले लड़के हैं अपने माता पिता के,
इनके कोई भाई बहन नहीं है, इनको छुट्टी दो ना 2 दिन की। 2 दिन में क्या हो जाएगा? मेरे को पागल बना रहा हूं। 2 दिन इसको जाने में लगेंगे, 2 दिन आने में लगेंगे, 1 दिन वहां रुकेगा, 5 दिन का काम है। मेरी फैक्ट्री बंद कर लूंगा इसके चक्कर में। लड़के ने एंड टाइम का अपना टिकट कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उसके सामने चिंता उसके परिवार की भी थी और एक तरफ उसको मां भी थी। बाबूजी ने रात को फिर फोन किया, बेटा कब तक पहुंचोगे घर? वो रो पड़ा लड़का, बाबूजी बहुत सी छुट्टी की, लेकिन मां को समझाना वो दवाई खाए मैं जल्दी आऊंगा। 2 दिन बाद बाबूजी को फिर फोन गया, बेटा मां नहीं रही इस दुनिया में। क्या लगता है आपको? क्या वो कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या वो मां उसको कभी माफ कर पाएगी? और गया तो इसी के चक्कर में था ना, क्यों गया वो छोड़ के ब्याह? क्या करेगा ऐसा जीवन जी के? मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं, आरसीएम सम्मान के लिए मत करना, आरसीएम स्टेज के लिए मत करना, आरसीएम पिन के लिए मत करना, पर आरसीएम को इसलिए जरूर करना बुढ़ापे तक अपने माता पिता के साथ रहना। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ऐसी भी एक सब यात्रा निकलती है हजारों में जिसके आगे बैंड बाजा बजता है तो दोनों सब यात्राएं। फिर एक के आगे बैंड बाजा क्यों बजा और हजारों के पीछे लोग रो क्यों रहे थे? बैंड बाजा उसके आगे बजा था जो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके गया। जहां आखिरी टाइम में बेटा पिता को गंदा देता है वहां बैंड बाजा बजता है। लोग वहां होते हैं जहां पिता बेटे को गंदा देता है। और ये भारत में ज्यादा समस्याएं हैं। घर का कमाने वाला सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि भागता ही है ना, रोड पे एक्सीडेंट इसी का होगा। चलो उम्र 85, इसके पैर भी चले गए, हाथ चले गए, क्या करेंगे उस परिवार? एक दुखद घटना मैं बताना चाहता हूं, मैं इसी की आरसीएम पे गर्व करता हूं हमेशा। है तो दुखद घटना अभी की। हमारे सिस्टम में एक सफाई थे रत्नेश जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ से, उम्र थी 37 साल, पत्नी की उम्र है 35 साल, बेटी है 11 साल की, बेटा है 5 साल का, मां है 75 साल की, पिताजी है 80 साल के। अकेला बच्चा था उस परिवार का। अच्छे परिवार से थे। रत्नेश जैन आज इसमें नहीं होते तो किसी अच्छी जॉब में होते, कहीं नहीं होते। जो लोग कहते हैं मैं इस प्रोफेशन में हूं, आईएएस में, जो भी है, मैं कहता हूं आपकी इनकम 5 लाख पर मंथ है, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, भगवान न करे कल से कोई घटना घट गई, क्या अगले महीने गवर्नमेंट अगर आप आईएएस हो तो पत्नी को आईएएस बनाएगी? फिर किस बात का सीना जोड़ा करके घूम रहे हैं भारत में? चलो नहीं बनाएगी, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, क्या ये 5 लाख इसको आएगा हर महीने? नहीं आएगा तो ये परिवार कैसे चलाएगा? बच्चे छोटे हैं, बेटा तो 5 साल का है, बेटी 11 साल की है, माता पिता बूढ़े हो चुके। और ये बात कहने में मेरे को कई बार बहुत संकोच होता है, मैं कहना नहीं चाहता इसी स्टेज से, एक लाइन में समझ जाना, पति के बाद पत्नी को क्या क्या करना पड़ता है दुनिया में, ये बात कहने लायक नहीं जी। बड़ी सिटियों में हालत देखो, पत्नी को क्या करना पड़ता है। लेकिन जब ये घटना घटी, 1 महीने बाद कंपनी से फोन आता है सुबह जो रत्नेश जी की मिसेज है। कंपनी ने पहला प्रश्न था, मैडम बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अच्छे लीडर को आरसीएम ने खो दिया। पूरे आरसीएम परिवार को बहुत दुख है इस बात का, लेकिन आरसीएम परिवार आपके साथ है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, आप अपने माता पिता का ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें। जो घटना घटनी थी वो घट चुकी है, लेकिन अगला जवाब सुनना कंपनी का। मैम आप अपने पेपर कंपनी को मेल करें, क्योंकि कंपनी अगले महीने जिस दिन पर रत्नेश जैन ने सफाया, अगले महीने कंपनी आपको सफाया घोषित कर रही है। और फिर आरसीएम की सफाया है अगले ही महीने आरसीएम कंपनी ने उनको सफाया घोषित कर दिया, जो 7 लाख रुपया लगभग रत्नेश जी को जाता था, आज उनकी पत्नी को आता है हर महीने। इसलिए मेरे पास मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप जब भी रात को 2 बजे अपनी घड़ी में अलार्म लगाना या मोबाइल में 2 मिनट के लिए उठने के बाद अपने बिस्तर से 5 मीटर दूर होना और एक बार अपने इस परिवार को सोए हुए जरूर देखना, उस पत्नी को देखना और अभी मन में विचार करो
कितने दिन पत्नी ना दिखाई दे तो आपको बेचैनी होती है। उस बच्चे को जाकर देखना, ये 4 घंटे भी नहीं दिखता, आपको बेचैनी शुरू हो जाती है और उस बच्चे को बेचैनी शुरू हो जाती है। अपने माता पिता को देखना जिनको शुगर की बीमारी है, पहला चेहरा पत्नी का देखना, दूसरा बच्चे का देखना, और तीसरा अपने माता पिता का देखना, और आखिरी अपना देखना। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। 1 सेकंड के लिए सोचना, जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हट गया, क्या होगा इस तस्वीर का। अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया, मैं दावे से बोलता हूं आप कई महीने सो नहीं पाओगे, और उस दिन शायद आपका दिल आपको जवाब देगा कि मेरे बाद मेरे परिवार को आरसी की जरूरत है या नहीं। दिल जवाब दे तो आप इसको करना, कभी छोड़ना मत। और आपका दिल जवाब ना दे, आत्मा गवाही ना दे, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।